हेलो माय फ्यूचर टीचर्स एंड चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने वाले हैं सीडीपी के सुपर क्विज और आपके सामने आएंगे 10 दमदार क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा थोड़ा सा टाइम। आंसर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में आंसर की के रूप में। ओके, देखते हैं आज कौन 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करता है। वीडियो के एंड में अपना फाइनल स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस ब्यूटीफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तार्किक चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग विकसित कर लेता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अमूर्त चिंतन क्या होता है। देखिए, जब बच्चा वास्तविक चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि विचार, कल्पना, नियम, संभावना और तर्क के बारे में सोचने लगे तो इसे ही अमूर्त चिंतन कहते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में बच्चों के सीखने में स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा का क्या अर्थ है? अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। देखिए, जब कोई भी शिक्षक या गार्जियन बच्चे को कोई काम सीखने में थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, बच्चे को मतलब वो थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, और जब बच्चा उस काम को करने लगता है तो मदद को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। एक तरह से अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो पहले ज़्यादा मदद दी जाती है, फिर क्या की जाती है कि धीरे धीरे मदद को कम कर दिया जाता है, और अंत में बच्चा जब काम करने में एकदम सक्षम हो जाता है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना। ऑप्शन बी वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, मतलब कि टेम्पररी सपोर्ट। ऑप्शन सी बच्चे को दंड देना। ऑप्शन डी केवल अंक या ग्रेड प्रदान करना। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम बच्चे को पनिश भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें केवल आया है, और जहाँ कहीं भी रैंकिंग या ग्रेड की बात की जाए तो वो मतलब ऑप्शन हमारा कट जाता है। अब आप ए और बी में सेलेक्ट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? ऑप्शन ए विकास सतत कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की ओर सेफेलोपोडल होता है। ऑप्शन सी विकास सभी बच्चों में बिल्कुल एक समान गति से होता है। ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका जो भी राइट ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। देखिए, सभी बच्चे साथ में पढ़ें और साथ में उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तो उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। ऑप्शन बी सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में समान अवसर देना। ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन डी कमज़ोर बच्चों को कक्षा से अलग बैठाना। अब देखिए, ऑप्शन सी में क्या है कि स्टार्टिंग में ही केवल आ गया है, तो ऑप्शन सी हमारा कट हो गया है। अब ए बी डी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की रूढ़िगत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज की क्या विशेषता है? अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब ऑप्शन देखते हैं। बच्चा केवल सज़ा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। ऑप्शन बी बच्चा सामाजिक नियमों और दूसरों की स्वीकृति, मतलब सोशल अप्रूवल को महत्व देता है। ऑप्शन सी बच्चा अपने स्वयं के अमूर्त नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। ऑप्शन डी बच्चा केवल
व्यक्तिगत लाभ के आधार पर निर्णय लेता है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि केवल आ गया है बीच में, तो ये ऑप्शन बिना देखे ही इसको कट कर देना। और बी सी डी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे समूहों ग्रुप्स में बांटकर गतिविधि एक्टिविटी करवाती हैं। ये किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, और ऑप्शन बी सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन डी यांत्रिक अधिगम मतलब कि रोट लर्निंग अप्रोच। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ कहीं भी रोट लर्निंग की बात होती है तो समझ लीजिए वो ऑप्शन कट हो जाता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है कट हो गया। ए बी सी में जो भी राइट ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार एक कवि या लेखक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? अब यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ढेर सारे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी स्थानगत बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई बाधा या सहायता नहीं उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सकारात्मक अंतरण मतलब कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी नकारात्मक अंतरण मतलब नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी शून्य अंतरण मतलब ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी द्विपार्श्विक अंतरण मतलब कि बिलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है लेकिन यह एक प्रतिमान पैटर्न का पालन करती है। रिक्त स्थान भरें। ऑप्शन ए अव्यवस्थित मतलब कि डिसऑर्डर्ड, ऑप्शन बी अप्रत्याशित मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल, ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ऑप्शन डी आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल। जो भी राइट ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और याद रखिएगा कि इसी टाइप के सीटेट में आजकल मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे में वस्तु अस्थायित्व मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पियाजे की किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम ये जो संवेदीगामक अवस्था है इसकी मतलब एज बता दे रहे हैं कि मतलब अगर संवेदीगामक अवस्था में बच्चा होगा तो कितने एज तक होगा। इसी तरह से हम बता रहे हैं आपको चारों अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले जो है सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी जो एज होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष होती है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसकी 7 से 11 वर्ष होती है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 वर्ष से आगे होती है। ठीक है। और इसका ये रही आपकी आंसर की। और जितना भी आपका स्कोर आएगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये ब्यूटीफुल सा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।